हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द फिजिक्स चस्का में स्वागत करता हूं। बच्चों, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बेसिक्स ऑफ फिजिक्स 12 का स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, आपको 12 का फिजिक्स समझने के लिए आपको बहुत सारे कंसेप्ट 11th क्लास में जो पढ़े थे वो आने चाहिए। ठीक है, उन कंसेप्ट की वजह से हम 12 के फिजिक्स को आसान तरीके से आसान वे में पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। मैं आप उसका आपको आंसर विदिन 10 मिनट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम बेसिक चर्चा करेंगे 12 के फिजिक्स के बारे में। ठीक, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया जैसे ही वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, तो बेटा 12th क्लास का फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ चीज़ें समझ लेनी है कि सबसे पहले हमें क्या चीज़ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम 12th क्लास में स्टार्ट करते हैं, या सबसे पहले पढ़ने जैसा जो पोर्शन होता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले जो पोर्शन आता है वो है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आप इसको समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी की जाती है। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो आप एक लाइन में आंसर दे देते हो कि वो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी की जाए वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो चलिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पर। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we have to study about an electron या इलेक्ट्रिक चार्ज या सिंपली आप इसको सिंपल लिख सकते हो चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें चार्ज के बारे में स्टडी की जाती है। अब सोचो चार्ज को किस तरह से स्टडी किया जाएगा, चार्ज को किस वे में स्टडी किया जाएगा। अब चार्ज को स्टडी करने के 3 तरीके हैं। जैसे कि चार्ज रुका हुआ है, मान लो एक रुके हुए चार्ज पे स्टडी कर लो, तो वो एक फिजिक्स की यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक ब्रांच तैयार हो जाएगी कि भाई जिस पे स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी की जाए या स्टैटिक इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी की जाए, उसको हमने एक नया नाम देना है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, जिसमें रुके हुए इलेक्ट्रॉन या रुके हुए चार्ज पर स्टडी की जाती है। और आपका 12 का पहला ही चैप्टर चालू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ठीक है, तो पहले चैप्टर में हमने रुके हुए चार्ज को पढ़ना है, सेकंड चैप्टर में भी रुके हुए चार्ज को ही पढ़ना है जिसमें कैपेसिटर वगैरह आएंगे हमको पढ़ने को। ठीक है, आगे जब हम तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पर चार्ज मूव करने लग जाएगा। यानी कि अभी तक आप रुके हुए चार्ज को पढ़ रहे थे, अब क्या करना है कि भाई आप चार्ज को दौड़ा दो। जब चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है या दौड़ता है तो उसके लिए एक मीडियम चाहिए। कहीं ना कहीं कंडक्टर की बात हो रही है, कहीं ना कहीं तार की बात हो रही है, तो वो उसी में चल पाएगा किसी कंडक्टिंग मटेरियल में। तो जब इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव करने लग जाता है तो फिजिक्स की यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक नई ब्रांच तैयार होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को पढ़ेंगे। तीसरा चीज क्या रहेगा, तीसरा ये रहेगा कि चार्ज को एक्सेलरेट किया जाए। तो जब चार्ज को एक्सेलरेट किया जाएगा तब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की नई ब्रांच तैयार हो जाएगी। अल्टीमेटली मैं स्टडी किस पे कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रिक चार्ज पर। किन किन कंडीशन में, रुके हुए पर, दूसरा चलने लग जाता है, तीसरा एक्सेलरेट होने लग जाता है। ठीक है ना। अब एक्सेलरेट होने से एक नई चीज तैयार होती है, एक वेव बनना शुरू हो जाती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिससे हमारे मोबाइल फोन, जिससे हमारा टीवी, ये सारे सिस्टम जो कम्युनिकेशन वाले होते हैं सब चलते हैं उसमें। चलिए, तो हम यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरी है भाई साहब, आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट, इसको हमने डिवाइड कर देना है। तो फर्स्ट जो कैटेगरी आएगी जिसमें मैंने आपको बताया कि चार्ज को एट रेस्ट स्टडी करना है ना। तो हम यहां लिखेंगे व्हेन चार्ज एट रेस्ट। देखो भाई साहब, चार्ज किस पे आ गया है, रेस्ट पर। तो रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करना, उसमें एक फिजिक्स की नई ब्रांच आ जाती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें नाम से ही पता हो गया, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, यहां पे हम लिख सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज, है ना। और वो कैसा हो जाएगा, स्टैटिक्स।
तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ चार्ज। तो रुके हुए चार्ज के बारे में स्टडी करना, रुके हुए इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करना, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की नई ब्रांच तैयार होती है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो यहां से स्टार्ट होगा बेटा। सेकंड जो भी हम उसको डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग सिचुएशन में, इधर की जितनी भी चीजें होंगी ना ये आपके तीसरे चैप्टर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड थिंग जो होगी या सेकंड हमने उसको डिवाइड किया है, इसमें हमने किया है कि चलो चार्ज मूव करने लग जाएगा, है ना, यानी कि चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करने लग जाता है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक नई ब्रांच तैयार होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं, जिसमें हम मैग्नेटिज्म को पढ़ते हैं। तो हम यहां लिखेंगे व्हेन चार्ज इज इन मोशन, क्या लिखा मैंने? चार्ज इज इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो बेटा आपको क्या देखा है यहां पर, आपने क्या देखा अभी कि चार्ज जो है वो मोशन में आ गया है, लेकिन एक शर्त क्या है कि उसकी वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जब हम फैन चलाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी डिवाइस चलाते हैं उसमें कांस्टेंट चार्ज ही फ्लो होते हैं, अदरवाइज क्या होगा? कभी करंट बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, क्योंकि करंट किस पर डिपेंड करती है? चार्ज के फ्लो पर, है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब फ्लो होगा कोई चार्ज तो वहां पर दो चीजें तैयार होती है, एक होगी दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और फिर बाद में स्टडी हुआ कि जब इलेक्ट्रिसिटी किसी तार के अंदर से फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, यानी कि उसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी आएगा। तो मूविंग चार्ज क्या बनाता है? दो चीजें, एक क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और एक मैग्नेटिक बनाता है या मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई ये दो स्थितियां हो गई, दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन में हमने थोड़ा सा है ना चार्ज के मजे लिए, उसको डांस करवाया, उसको एक्सेलरेट कराया। तो तीसरे केस में हमने क्या कहा है कि व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड, क्या हो रहा है यहां पर? चार्ज एक्सेलरेट होने लग गया है। जब जब चार्ज एक्सेलरेट होता है तब तब वहां पर फिजिक्स की एक नई ब्रांच तैयार होती है जिसमें हम एक नए कंसेप्ट को पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका नाम रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो भाई साहब कितना अच्छा कंसेप्ट है। बेसिकली यहां देखो चार्ज को रेस्ट में पढ़ना, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज मोशन में आ जाए विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिक बनता है। तीसरा मतलब चार्ज एक्सेलरेट होने लग जाए, जब चार्ज एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तैयार होती है और हमारे मोबाइल टावर से जो सिग्नल आता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही फॉर्मेट होता है। वहां पर कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया जाता है जिसकी वजह से एक वेव बनती है और वो वेव आपके मोबाइल तक आती है। वो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन काम जरूर करती है, ठीक है। जैसे रेडियो सिग्नल हुआ या टीवी का सिग्नल हुआ, इवन हमारे जो रिमोट से निकलने वाला एक सिग्नल होता है उसमें एक सर्किट बना होता है रिमोट में, वहाँ पर भी चार्ज को एक्सेलरेट किया जाता है, एक वेव तैयार होती है, उसको हम इंफ्रारेड वेव कहते हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करती है। वो जाती है टीवी के सर्किट के पास और उसके वजह से चैनल चेंज हो जाता है। तो बेसिकली वहाँ पर चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है। तो बेट आप देखेंगे कि ये जो सिलेबस है आपका, ये तीनों चीज़ें ये 40 to 45% आपका कंप्लीट करता है। तो ये आपका एक मेजर पार्ट हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम स्टैटिक चार्ज से स्टार्ट करेंगे और हम वेव तक लेकर जाएंगे। बीच में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने को आपको मिलेगी। तो चलिए इनके बाद, इन सारे डिविजन्स के बाद हम सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं ये वाला। अब हमको दो चैप्टर है ना यही पढ़ना है। स्टार्टिंग के दो चैप्टर्स हैं, वो किस पर बेस्ड है? जो स्टैटिक चार्ज के बारे में बात करता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों हम फर्स्ट उठाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके बाद यहां तक चलेंगे, हम आगे तक जाएंगे, वेव तक पढ़ेंगे, मजे करेंगे हम, ठीक है। फिजिक्स को थोड़ा अच्छे फन वाले कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप हेडिंग, और हेडिंग आप डालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए तो हमारी जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि आपका पहला चैप्टर है आपके 12th के फिजिक्स का, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? अभी जस्ट बताया मैंने, ये वो ब्रांच होती है जिसमें रेस्ट चार्ज को स्टडी किया जाता है। ओके, तो लिख लेते हैं हम डेफिनेशन। इट इज
द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, सॉरी फिजिक्स नहीं, इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट, अभी जस्ट बताया मैंने, इन विच वी हैव टू डील्स और स्टडी अबाउट एन इलेक्ट्रॉन या चार्ज एट रेस्ट सिचुएशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रेस्ट सिचुएशन में पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच कहलाती है। तो हम इसको यहां पे ऐसे तोड़ सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि इलेक्ट्रो मतलब कौन हुआ बेटा, ये हो जाएगा हमारे लिए इलेक्ट्रॉन, है ना, और ये क्या हुआ, इतना पोर्शन जो होगा स्टैटिक, यानी कि ये किस पे, रेस्ट पर। इस तरह से एक हमारे पास एक ब्रांच तैयार होती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन विच वी हैव टू डील विद इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट सिचुएशन, राइट। तो इसके बाद अब बात आती है कि भाई साहब ये चार्ज क्या है सर, चार्ज के बारे में बहुत बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये चार्ज होता क्या है। तो हमारा जो इस चैप्टर का शुरुआत होता है, स्टार्टिंग होता है, वो चार्ज से ही होता है। तो चलिए चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए ओके, व्हाट इज चार्ज, है ना, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है चार्ज। अब आप सोच रहे होंगे सर आप चार्ज भी बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन भी बोल रहे हो, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन इसलिए बोला गया है उसको क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज होता है, और हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज होता है। चार्ज क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। व्हाट इज चार्ज, है ना, कि चार्ज बेसिकली होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मटेरियल होते हैं या जो मैटर्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, और वो प्रॉपर्टी जब उस मटेरियल में आती है या उस मैटर में आती है तो वो मैटर जो है एक इफेक्ट शो करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने बचपन में या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की होगी कि एक पेन लेते हैं जिसको हमारी हेयर में रब कराते हैं। अब पेन एक मटेरियल हुआ, हेयर भी हमारे मटेरियल्स हुए, है ना। तो जब मैं इसको रब कराता हूँ और फिर मैं छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास उस पेन को लेकर जाता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि पेन जो है उन छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो पहले जब मैंने बालों में इसको रब नहीं किया था तब वो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट नहीं करता था, लेकिन जैसे मैंने फ्रिक्शन करा दिया, रब करा दिया, उसके बाद उनमें ऐसा क्या आया, उसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी आई जिसकी वजह से वो इन पीसेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो वो जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, वही तो है चार्ज। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू इट कैन अप्लाई द फोर्स ऑन द अदर पार्टिकल लाइक पेपर पीसेस, है ना। तो हम डेफिनेशन यहां पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन, इट इज, या यूं लिख सकते हैं, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी of matter due to it can apply the force on the other particles in the universe। देखा भाई साहब कितनी अच्छी डेफिनेशन है इसकी, है ना, कि चार्ज क्या है, चार्ज एक किसी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे मटेरियल, यानी कि जो कागज के जो टुकड़े थे वो क्या है, एक दूसरा मटेरियल्स तो है, वो दूसरा पार्टिकल्स तो है, उनके ऊपर वो क्या कर देता है, फोर्स अप्लाई करता है। किन के ऊपर, पार्टिकल्स के ऊपर। कौन से पार्टिकल, कागज के टुकड़े, है ना। तो आपको सिंपली याद रखना है चार्ज की डेफिनेशन की, चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की जिसकी वजह से वो दूसरे मैटर पर एक फोर्स अप्लाई करता है। लेकिन आपको थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है उस पेन में पहले तो थी नहीं, बाद में क्यों आ गई, क्योंकि हमने फ्रिक्शन कराया। यानी कि चार्ज की प्रॉपर्टी तब आती है जब आप फ्रिक्शन कराएंगे, रब कराएंगे, दो बॉडी को आपस में फ्रिक्शन, यानी कि उनको घसीटेंगे आप, है ना। तो जब उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा तो ही आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी आती है, अदरवाइज नहीं आती। अब ये प्रॉपर्टी देखिए स्पेशल हो गई, तो हम यहां लिख सकते हैं, इट इज a special type of property या special property of matter। अब अगर स्पेशल प्रॉपर्टी है मैटर की, इसलिए हम यहां पर एक नया वर्ड यूज करेंगे, एंड इट इज
इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। भाई साहब ये इनहेरेंट वर्ड क्या आया? इनहेरेंट मतलब उसमें वो है, वो प्रॉपर्टी है, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो क्या मैटर के पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं होती चार्ज के अलावा? तो चार्ज तो एक प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन इस चार्ज की प्रॉपर्टी को लाने के लिए आपको फ्रिक्शन कराना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, दिस केस द फ्रिक्शन या रबिंग इज मस्ट। भाई साहब आपको ये कराना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी नहीं आ सकती, कोई जादू टोने से नहीं आएगी, वो आपको दो बॉडी को फ्रिक्शन ही कराना पड़ेगा। अब ये तो हो गई एक मैटर की प्रॉपर्टी। अब आपको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं कि 11th क्लास में हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो भी मैटर की ही थी। और वो प्रॉपर्टी क्या थी कि जब दो बॉडी के पास मास होता है तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगा देते हैं। और ये बात कही थी हमको न्यूटन साहब ने। तो न्यूटन साहब का जो ग्रेविटेशनल वाला फॉर्मूला था उसमें उन्होंने ये बताया है कि यूनिवर्स में जो भी दो बॉडी है, मैटर मटेरियल बॉडी अगर है तो मैटर की बात हो रही है, उनमें अगर मास है तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं। तो वो भी तो एक मैटर की प्रॉपर्टी ही थी। तो क्या मैटर के पास दो प्रॉपर्टी होती है? ऑफ कोर्स दो प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक जो न्यूटन साहब ने बताई, और वो बताई थी मास के कारण, एक ये रही। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई? मैटर की दो प्रॉपर्टी हो गई। मैं थोड़ा सा आपको क्लासिफाई करके बताता हूं, चलिए ये नोट डाउन कर लेना। तो मैटर की कितनी प्रॉपर्टी हुई? दो। हमारा पूरा यूनिवर्स जो है वो पूरा दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो रेडिएशन और दूसरा जो होता है वो है मैटर। और उस मैटर में कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज होती है जिनमें हमने दो प्रॉपर्टी अभी तक स्टडी की है, एक मास के बेसिस पर, दूसरा चार्ज के बेसिस पर। तो हम यह लिख सकते हैं कि जो मैटर है ना, मैटर की दो प्रॉपर्टी होती है बेटा। कौन कौन सी? जो 11th क्लास में आपने पढ़ी थी दैट इज मास, और अभी जो हम 12th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज चार्ज। तो आपको याद रखना है दो प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी? एक तो मास और दूसरा होता है चार्ज। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। ये मास कौन एग्जिस्ट करता है? मैटर। और चार्ज भी किस में आता है? मैटर में। यानी कि विदाउट मैटर चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं है। सिमिलरली विदाउट मास मैटर का एग्जिस्टेंस नहीं है। बिना मास का कोई मटेरियल कैसे हो सकता है? सिमिलरली बिना चार्ज का भी कोई मटेरियल नहीं हो सकता। तो हमने यह देखा था, न्यूटन साहब ने हमको बताया था कि सपोज दो बॉडी है हमारे पास यहाँ, है ना, उनके पास मास कुछ होंगे m1 और m2। तो उन्होंने कहा ये एक दूसरे पर हमेशा फोर्स लगाते रहते हैं, और वो जो फोर्स होता था उसका फॉर्मूला ये दिया था भाई साहब आपने, है ना, ये होता था फॉर्मूला। अच्छा यहां देखो, यहां क्या लिया गया है? मास। अल्टीमेटली यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? तो मास भी क्या हुई? एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी हुई मटेरियल की, मैटर की। बिना मास का मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिमिलरली बिना चार्ज का मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पर भी हम चार्ज की बात करेंगे, यहां पर हमने मास की बात की थी। तो दोनों ही कंडीशन में देखें, यहां पर तो किसने फॉर्मूला दिया भाई साहब हमको? ये न्यूटन साहब ने, है ना। और चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में हमको जो फॉर्मूला दिया वो कूलम्ब साहब ने दिया, जिसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। क्या बोलते हैं हम? कूलम्ब्स लॉ। और इसको हमने क्या दिया था? ग्रेविटेशनल लॉ। देख लीजिए ये दो लॉ हैं। वैसे बेसिकली देखा जाए तो कूलम्ब साहब ने कॉपी किया है। कॉपी मतलब कि उसके कंसेप्ट को यूज करके एक इधर फॉर्मूला बना दिया। इधर भी कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला होगा, जैसा कि ये यहां पर होता है वैसा यहां पर भी एक फॉर्मूला होता है। मैं अभी आपको सिंपली लिख देता हूं कि दो मास के बीच का फॉर्मूला ये, तो अगर दो चार्ज के बीच का फॉर्मूला अगर देखना हो तो वो कुछ ऐसा होगा। देखो सेम टू सेम आपको दिख रहा है बेटा, सेम टू सेम। देखो कोई डिफरेंस नहीं। यहां आ रहा है मास का, यहां आ रहा है चार्ज का, यानी कि दो मास लिया था ना वहां अलग अलग डिस्टेंस पर, हमने यहां दो चार्ज ले लेना है, Q1 और Q2। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। तो देखो यहां पर बात हो रही मासेस की, यहां पर हो रही चार्जेस की। तो आपको लग रहा है ना कि यार अच्छा ये दो प्रॉपर्टी एक मैटर की ही होती है। अब ये दो चार्जेस के बीच में फोर्स बताता है और ये दो बॉडी के बीच में फोर्स बताता है, जिनके पास मास है, मास नहीं तो फोर्स नहीं। तो इसके फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे बाय द कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब साहब वो हैं जिन्होंने दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स बताया। न्यूटन साहब वो हैं जिन्होंने दो बॉडी जिनके पास मास है उनके बीच में लगने वाला फोर्स बताया। तो अल्टीमेटली ये भी साहब भी बात मैटर की ही कर रहे हैं, ये वाले साहब भी बात मैटर की ही कर रहे हैं, इसलिए दो प्रॉपर्टी होती है मैटर की। अब थोड़ा सा मैं आपको उलझाता हूं। उलझाने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है चौक से, चौक जब उसके हाथ में है तो उस चौक के पार्टिकल के पास मास है, उस पूरे चौक के पास भी मास है, अर्थ के पास भी मास है,
लेकिन वो पार्टिकल जो उस चौक में जुड़े हुए हैं उनको अर्थ नहीं खींच पाती, यानी कि ग्रेविटेशनल लॉ उस समय काम नहीं करता। लेकिन अगर मैं पूरी चौक को ऐसे छोड़ दूंगा तो खींच लेगी, नीचे चली जाएगी, मतलब कौन सा लॉ काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल। अब अगली बात देखना, उसी चौक से जब कोई टीचर बोर्ड पर ऐसा लिखता है, ऐसे लिख के ऐसा फ्रिक्शन कराया, तो फ्रिक्शन कौन से केस में किया जाता है, मास वाले में या चार्ज वाले, चार्ज वाले में। तो जैसे ही कोई टीचर बोर्ड पे सब फ्रिक्शन कराता है चौक को, वो चौक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बोर्ड पर लाइन वाइज चिपक जाते हैं। अगर वो पार्टिकल आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं तो उनके पास मास होगा, और अगर मास है तो अर्थ के पास भी मास है। तो वो जो पार्टिकल जिसके पास मास है, भले ही बहुत छोटा है, लेकिन अर्थ उसको क्यों नहीं खींच पा रही है? क्योंकि न्यूटन साहब का फॉर्मूला यहां गलत हो रहा है क्या? क्योंकि ऐसा होता है कि दो बॉडी के पास अगर मास है तो वो नीचे गिरेगी, बट चौक के पार्टिकल क्यों चिपक रहे हैं बोर्ड से? क्या उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा है? ग्रेविटेशनल लॉ फेल हो गया है क्या? ऑफ कोर्स फेल हो गया है। क्यों? क्योंकि उस समय जब चौक पार्टिकल उस बोर्ड के पार्टिकल से चिपक गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उस केस में ये वाली प्रॉपर्टी काम कर गई है, ये वाली फेल हो गई। यानी कि उस समय दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हम ये लिख सकते हैं कि बहुत सारे केस में ऐसा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेटर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो हम एक नोट डाल के लिखते हैं, थोड़ा देखना, नोट रहेगा द इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन सा फोर्स होता है बेटा? दो चार्जेस के बीच में लगने वाला, जैसे यहां होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ही तो पढ़ा रहा हूं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक की कौन सी प्रॉपर्टी ली हमने? चार्ज किसकी प्रॉपर्टी? मैटर की। मास भी किसकी प्रॉपर्टी थी? मैटर की। मास वाला कंसेप्ट किसने दिया? न्यूटन साहब ने। चार्ज वाला कंसेप्ट हमने फोर्स हमने किससे निकाला? कूलम्स लॉ से। मास के लिए फॉर्मूला ये था, चार्ज के लिए फॉर्मूला ये रहा। दोनों ही हमको क्या देते? दो चार्ज बॉडी, दो मास वाली बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स देती है। ठीक है, तो चलिए इस केस में हम यहाँ लिख सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लिखेंगे आप? ये वाला नोट ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए इसके बाद अब और हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। अभी हमको चार्ज को ही बेटा बहुत बेसिक तरीके से समझना है कि चार्ज होता क्या है। तो अभी तो मैं आपको चार्ज के बारे में ही स्टडी करा रहा हूं। तो चार्ज की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। चार्ज किसकी प्रॉपर्टी होती है? मैटर की। मैटर की एक और प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मास। जो कंसेप्ट किसने दिया था? न्यूटन साहब ने। कहाँ पढ़ा हमने? 11th क्लास में। अब क्या हम पढ़ रहे हैं? 12th क्लास में। मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है? चार्ज। चार्ज क्या होता है? एक वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक मैटर दूसरे मैटर पर फोर्स लगाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक इंचार्ज होता है स्कूलों में या बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, चार्ज मतलब उसके पास एक पावर होती है कि वो दूसरों को फोर्स लगा सकता है, यानी कि दूसरों को ऑर्डर दे सकता है। फोर्स, ऑर्डर देना मतलब फोर्स लगाना। तो चार्ज से वर्ड यूज होता है फोर्स। चार्ज का बेसिक मीनिंग होता है फोर्स, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई फोर्स लगा सकता है, किसी को बोल सकता है भाई ऐसा कर, ऐसा नहीं करना, ये होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। दो जगह से आप इसको डिनोट कर सकते हो, चार्ज को बता सकते हो कि चार्ज क्या होता है। चलिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। चार्ज के बारे में और स्टडी हुई, अलग अलग कंसेप्ट हमारे सामने आए। अलग अलग कंसेप्ट को देखते हुए फिर चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हमारे सामने आई और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि अच्छा ये कुछ ऐसा होता है। तो हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में चलते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट्स क्या बताते हैं हमको? बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए और उनसे उन्होंने कंक्लूजन निकाले कि ये मटेरियल लेने से इस तरह का हमको फिनोमिना देखने को मिला, अलग मटेरियल लेने से अलग तरीके का फिनोमिना हमको देखने को मिला। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो होता है उसमें उन्होंने क्या करा, एक मटेरियल लिया, एक ग्लास रोड ले ली, है ना। अब ध्यान देना, ग्लास रोड ली तो उस ग्लास रोड को उन्होंने एक सॉलिड जो बॉडी थी यहाँ पर, इसको हम बोल सकते रिजिड बॉडी बोल सकते हैं, उससे उन्होंने हैंग आउट कर दिया इस ग्लास रोड को। ये देख लीजिए, ये ग्लास रोड है, मैं लिख देता हूँ दैट इज ग्लास रोड। अब ग्लास रोड को क्या करा, इन्होंने एक क्लॉथ लिया इधर, जो ये क्लॉथ है सिल्की क्लॉथ है, सिल्क है।
सिल्क से इसको फ्रिक्शन करा दिया। भाई फ्रिक्शन क्यों कराया? क्योंकि चार्ज वाली प्रॉपर्टी, जब आपको फ्रिक्शन कराना है, इसका मतलब आप चार्ज पता करना चाहते हो, यानी कि जब आपको चार्ज लेकर आना है तब आपको फ्रिक्शन कराना पड़ेगा एक दूसरे मटेरियल से। तो ग्लास रोड को मैंने फ्रिक्शन करा दिया सिल्क से, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे कैसे धागे से लटका दिया, यहाँ पर लटका दिया मान लो यहाँ पर, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, एक दूसरी ग्लास रोड ली, फिर से दूसरी ग्लास रोड ली और उसको क्लॉथ से फ्रिक्शन कराया, उसी क्लॉथ से जिसको पहले वाले ग्लास रोड को हमने फ्रिक्शन करा रखा था। तो दूसरी वाली रोड को भी हमने उसी सेम क्लॉथ से फ्रिक्शन कराया और इस पहले वाली रोड के पास लाकर हमने उसको लटका दिया, ऐसे लाके हमने यहाँ पे लटकाया और मैंने इसका मुंह इधर लाके छोड़ना चाहा। ये क्या चीज़ है? ये भी है ग्लास रोड ही है। तो जब मैंने पहली वाली बॉडी को सिल्क क्लॉथ से फ्रिक्शन करा के लटकाया, सिमिलरली दूसरी वाली बॉडी को भी फ्रिक्शन करा के लटका दिया, तो मैं एक चीज देखता हूं कि ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रही है। ये तो एक नई चीज मिली यार, अच्छा ये तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास, और एक नया कंसेप्ट हमारे सामने आया कि अच्छा चार्ज में ये भी होता है। दो लोगों की बन नहीं रही है यहाँ आजकल, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि दो लोग कौन, भाई एक जैसे लोग हैं, देखो एक जैसे लोगों की नहीं बनती, आज ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई साहब यहाँ तो रिपल्शन आ रहा है। एक दूसरे से दूर भागने का क्या मतलब हुआ? इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? बेसिकली चार्ज क्या है? एक फोर्स, अभी जस्ट मैंने बताया चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, एक फोर्स होता है, एक ऑर्डर होता है। तो ये उसमें एक प्रॉपर्टी आगे फ्रिक्शन कराने से चार्ज वाली, जिस पर हमने देखा कि जब दोनों को पास में लेके आते तो भाग रहे हैं, अल्टीमेटली इनके बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन। कौन सा फोर्स? रिपल्शन। चलो ये रहा हमारा केस नंबर 1, ये हमने नोट कर लिया, साइंटिस्ट लोगों ने नोट कर लिया भाई अच्छा चलो ये चीज़ भी देखने को मिली, वाह वाह नई चीज़ मिली। केस नंबर 2 देखना। केस नंबर 2 में उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने कहा कि चलो पहली वाली रोड को तो वैसे ही रहने दो भाई साहब, बोले कि अब हमें ना जो दूसरी वाली रोड उसके पास लेकर गए थे ना उसको चेंज करेंगे, हो सकता है कुछ नया देखने को मिले। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यानी कि रोड चेंज कर लेता हूँ। एबोनाइट एक नया मटेरियल लिया, एबोनाइट, ये है हमारे पास ग्लास रोड, ये था ग्लास, है ना, और दूसरा जो मटेरियल अब हमने लिया उसको हमने वापस वही सिल्क, इसको भी सिल्क से फ्रिक्शन करा दिया, दूसरी वाली जो मेरे हाथ में उसको भी सिल्क से फ्रिक्शन कराने के बाद मैंने उसको यहां पर छोड़ा, ये ऐसा। अब ये भाई साहब कौन है? दैट इज द डिफरेंट मटेरियल एंड दैट इज एबोनाइट। एबोनाइट की रोड को हमने फ्रिक्शन कराया सिल्क से, और जब मैं ऑलरेडी जो फ्रिक्शन करा के हमने टांग रखी थी यहाँ पर उसको ग्लास रोड के पास लेकर गया, तो मैं क्या देखता हूँ, ये इधर एक दूसरे की तरफ आने लगे दौड़ते हुए। एक नया फिनोमिना हमको देखने को मिला, और इस नए फिनोमिना में हमने पता किया कि भाई यहाँ तो अट्रैक्शन भी होता है यार, ये तो बड़ी जादुई चीज है कि इनके बीच में अट्रैक्शन भी हो रहा है। कौन सा फोर्स? तो दो चीजें हमको देखने को मिली, पहली रिपल्सिव फोर्स, दूसरी अट्रैक्टिव फोर्स। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर सेम मटेरियल थे, है ना, सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल में हमने क्या देखा? रिपल्सन। यहां देखो डिफरेंट मटेरियल, तो डिफरेंट मटेरियल में हमने क्या देखा? अट्रैक्शन। वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली कि सेम मटेरियल में रिपल्सन और डिफरेंट मटेरियल में अट्रैक्शन, ये होता है, और ऐसा एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा, और ये कंक्लूजन हमको फिर बताया कि भाई फोर्स एक टाइप का नहीं होता, यानी कि मैटर की जो पहली प्रॉपर्टी थी ना मास में केवल और केवल न्यूटन साहब बता के गए हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन यह नया कंसेप्ट आया। नया कंसेप्ट क्या है कि भाई अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन भी होता है, जबकि मास वाली प्रॉपर्टी में रिपल्शन नाम का कोई भी वर्ड नहीं था। यहां पर एक नया वर्ड आया, अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन। तो चलो हमने दो चीज तो देख ली यहां पर कि चार्ज के बीच में रिपल्शन फोर्स भी हो सकता है और अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है। तो हम यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट बनाते हैं। अब कंसेप्ट क्या है देखिएगा, अभी जैसे मैंने यहां पे जो लिखा है उसी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं कि पहला हमने एक पहली चीज अभी क्या देखी, पहली ये देखी कि हमने लिया सेम मटेरियल, है ना, सेम मटेरियल लिया तो उसमें हमने देखा कि सेम तरह की प्रॉपर्टी आई होगी, और सेम प्रॉपर्टी आई होगी तो हमने देखा कि उनमें क्या आया? रिपल्शन फोर्स। चलो ठीक है, दूसरा जो केस देखा था मैंने अभी, दूसरा वाला वो क्या था? डिफरेंट मटेरियल। तो डिफरेंट मटेरियल में हमने देखा कि डिफरेंट प्रॉपर्टी आई होगी, हाँ, डिफरेंट प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि उनके बीच में अट्रैक्शन भी होना शुरू हो गया, अट्रैक्शन फोर्स। ये दो रूल आपको याद रखना है। अभी तक
एक कंसेप्ट आपको नहीं पता चला है, उनके नॉमेनक्लेचर क्या है। अब हम उनके थोड़ा से नाम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस के नाम रखे। अब वो क्या नाम रखे हैं, किस कंसेप्ट पर बेस्ड थे वो नाम, वो आप देखिएगा। यहां पर थोड़ा सा हमने क्या करा, सपोज उन्होंने एक कंसेप्ट का यूज करा, जैसे कि यूनिवर्स में दो चीजों को जब मर्ज किया जाता है तो तीसरी चीज बनती है, यानी कि एक तीसरा रिजल्ट तैयार होता है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि दो चीजों को ऐड करो तो ये खत्म हो जाएगी, खत्म होने का मतलब ये गायब हो जाएगी, मतलब इनका रिजल्टेंट हमको जीरो मिलेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। हम अगर एक चीज बनाना चाहते हैं, जैसे अगर हम चाय भी बना रहे हैं तो उसमें हम दूध डालेंगे, शक्कर वगैरह डालेंगे, एक फाइनल एक दूसरा मटेरियल तैयार होता है। यानी कि यूनिवर्स का एक रूल है कि जब भी आप दो चीजों को ऐड करोगे तो तीसरा रिजल्ट मिलेगा। तो उन्होंने है ना एक कंसेप्ट लिया कि हमने क्या करा, एक रोड जो थी ये वाली, ध्यान देना मेरी बात पे, ये कौन सी रोड थी बेटा? ग्लास रोड। इसको मैंने किससे रब कराया था? सिल्क क्लॉथ से, ठीक है, सिल्क क्लॉथ से रब करा दिया। दूसरी रोड मैंने कौन सी ली थी? दूसरी रोड मैंने ली थी हमने एबोनाइट वाली, ठीक है। ये इसको मैंने इस तरह से लटका दिया, इसको हैंग आउट करा दिया यहाँ पर ये, और इसको भी मैंने किससे फ्रिक्शन करा था? इससे। दोनों को सेम मटेरियल से फ्रिक्शन कराया, पर हमने देखा कि इनके बीच में क्या आया था? अट्रैक्शन। तो मैंने इनको है ना फ्रीली छोड़ दिया, फ्रीली छोड़ दिया, यानी कि तुम चिपक जाओ। तो ये जब ऐसे थे, जब पास में आया तो ऐसे चिपक गए, थोड़ी देर बाद दूर हो गए। क्यों दूर हुए भाई? क्या वो प्रॉपर्टी खत्म हो गई? ऑफ कोर्स, अगर अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी खत्म, इसका मतलब इनमें वो जो प्रॉपर्टी आई थी चार्ज वाली, वो भी खत्म हो गई। अल्टीमेटली जब इनको पास में लाया गया तो चार्ज की प्रॉपर्टी खत्म हो गई। मतलब दो चीजों को ऐड किया तो चार्ज की प्रॉपर्टी खत्म, मतलब अंडा जीरो। जबकि अभी हमने क्या पढ़ा कि यूनिवर्स में दो चीजें जब ऐड होगी तो तीसरी चीज बनती है। यहां दो चीजों को, यानी कि दो चार्ज वाली प्रॉपर्टी को ऐड करा तो जीरो मिला, यानी कि वो वेनिश हो गई, खत्म हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है कि जब दो चीजों को ऐड किया जाए तो वो खत्म हो जाए? तो बेंजामिन साहब ने क्या सोचा, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने सोचा कि यार ऐसा तो मैथमेटिक्स में होता है। बोले मैथमेटिक्स में कैसे? कि अगर एक बॉडी अगर +4 है और दूसरी बॉडी -4 है, और जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो क्या मिलेगा? जीरो। इसका मतलब चार्ज के पास भी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का रूल है। तो उन्होंने कहा कि चार्ज भी मैथमेटिक्स को फॉलो करता है कहीं ना कहीं। तो हम ये देखते हैं, उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है इस ग्लास वाली रोड पर +4 होगा जब दूर दूर थे, हो सकता है इस एबोनाइट वाली छड़ पर या रोड पर -4 होगा। जब सेम क्लॉथ से फ्रिक्शन कराया तो सेम तरह के उनके पास मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस बने होंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी आई होगी। तो जब इनको फ्रिक्शन, मतलब इनको पास में लाया गया, यानी कि +4 को -4 के साथ ऐड किया गया, तो आंसर क्या आना चाहिए भाई साहब? जीरो। तब उनका दिमाग क्लिक हुआ कि भाई साहब दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो आपको यहां पर एक नया या तीसरा पॉइंट क्या लिखना है? देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। कितने टाइप के चार्जेस हैं? अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन उन्होंने बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, है ना। तो कौन कौन सा है? पहला हमारे पास एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है? बी वाला जो होता है दैट इज नेगेटिव चार्ज। अब सोचो कि पॉजिटिव चार्ज किस पर आया? ग्लास रोड पे मान लिया उन्होंने, और नेगेटिव किस पे आया होगा? दैट इज एबोनाइट। अब तुम सोचो जरा कि ये एबोनाइट पर नेगेटिव आया है, ग्लास पे पॉजिटिव आया है। तो स्टार्टिंग वाले जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने दोनों ग्लास लिया था, यानी कि दोनों प्लस थे, और हमने दोनों प्लस देखे तो वो भाग रहे थे दूर। इसका मतलब दो प्लस यानी कि दो सेम चार्जेस के बीच में एक रिपल्शन आता है। समझ में आया? दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? एक थी ग्लास रोड, जो कि ग्लास रोड को आप पहले ही बता चुके हो कि ग्लास पे पॉजिटिव आया होगा। एक थी एबोनाइट, यानी कि आप बता चुके कि एबोनाइट पे नेगेटिव आया होगा। और जब उन्होंने देखा कि ग्लास और एबोनाइट को कि ये तो पास में आ रही है, यानी कि इनके बीच में अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन कब आता है? जब अलग अलग चार्जेस हो। तो एक कंसेप्ट यहां से फिर तैयार होता है 4th नंबर का, सेम चार्ज सेम मटेरियल, मतलब सेम चार्ज, और जब सेम चार्ज तो रिपल्शन। फिर हमने एक और देखा था, वो ये था कि डिफरेंट मटेरियल, हमने देखा कि उनमें क्या हुआ? अपोजिट चार्ज। और जब जब अपोजिट चार्ज आते हैं तो अट्रैक्शन। यानी कि आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि प्लस और प्लस में हमेशा दुश्मनी,
दुश्मनी, लड़ाई झगड़े, यानी कि इनके बीच में हमेशा फाइट होगी और ये फाइट होने से ये दूर भागेंगे, रिपल्स होंगे या रिपल्शन होगा इनके बीच में, है ना। और अगर माइनस माइनस हो तो भी सेम प्रॉपर्टी, फाइट, भाई एक जैसे तो होना ही नहीं, इनके रिपल्शन होगा, है ना। लेकिन अगर प्लस और माइनस आ जाए तो इनके बीच में फाइट नहीं होंगे, ये एक दूसरे से प्यार से रहेंगे, यानी कि प्यार से रहेंगे और ये अट्रैक्शन इनके बीच में। और अगर माइनस और प्लस हो गया तो भी इनके बीच में प्यार ही रहना है भाई साहब, है ना, अट्रैक्शन। ये कंसेप्ट था चार्ज का। हमने आज चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है। चार्ज को यहां तक आप अच्छे से समझ लीजिए कि चार्ज बेसिकली क्या होता है। मैं आपको फिर से समरी बता देता हूं। चार्ज एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जो वो प्रॉपर्टी जब किसी मटेरियल में आती है तो मटेरियल एक दूसरे मटेरियल्स के पार्टिकल्स पर फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देता है। तो मटेरियल यानी कि मैटर की और कितनी प्रॉपर्टी होती है? दो प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? एक मास होती है और एक क्या होती है? चार्ज है। मास किसने बताया? न्यूटन साहब ने, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने स्टडी किया था 11th क्लास में। 12th क्लास में हमने चार्ज की स्टडी की, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ना है। ये मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई, सेम चार्ज के बीच में रिपल्शन, अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन, नाम कहाँ से दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। चलिए इसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि चार्ज की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक अच्छे से इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।